हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो रहेगा एमपी जीके की सीरीज में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व की। दोस्तों, अगर बात की जाए वहीं बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एमपी जीके का। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले बायोस्फीयर रिजर्व की कैसे निर्मित हुए और आखिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि आप समझ सकते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर अब ये यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लीजिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते किसे होता क्या है। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो सिंपल याद रखना है, जैव मंडल जहां पर जैव विविधता अधिक रहेगी, जैव विविधता यानी जीवों की प्रजातियां अधिक पाई जाएंगी, उस क्षेत्र को सरकार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करती है ना। और उस क्षेत्र में फिर अलग अलग कैटेगरियां होती हैं। यहाँ पर देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जब भी बनाया जाता है तो उसकी 3 कैटेगरियां डिवाइड की जाती हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो ग्लोब में ये बना हुआ है, इसमें देख पा रहे होंगे सर्कल में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है दोस्तों, कोर क्षेत्र। एक तो कोर, फिर दूसरा होता है बफर, और सबसे बाहर का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है संक्रमण। तो सबसे पहले हम बात करें कोर क्षेत्र की, तो कोर क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी यानी मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधियां अलाउ नहीं की जाती गवर्नमेंट द्वारा। तो विशेष रूप से इसको फैक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका बफर क्षेत्र होता है दोस्तों, इसमें कुछ सीमित गतिविधियां होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, यहाँ पर रिसर्चर या जो आप बोल सकते हैं साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर वगैरह या जो पर्यावरणविद होते हैं, यहाँ जाना अलाउ होता है इनके लिए। सिर्फ किनके लिए? एक तो रिसर्चर यानी वैज्ञानिक बोल सकते हैं, और वैज्ञानिक के अलावा अगर बात की जाए तो स्टूडेंट यानी छात्र वगैरह भी रिसर्च के लिए जा सकते हैं। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो पर्यावरणविद जो होते हैं, पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर जा सकते हैं, है ना। लेकिन कोई आम गतिविधि नहीं हो सकती, आम आदमी यहाँ पर नहीं जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं वही संक्रमण क्षेत्र की। तो संक्रमण क्षेत्र में अगर बोले तो संक्रमण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैव मंडल का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर पूर्ण रूप से मानवीय गतिविधियां अलाउ होती हैं। यहाँ पर सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो लागू की जाती हैं। कुछ तौर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनजातियां वगैरह भी कुछ निवास करती हैं। तो विशेष रूप से 3 फैक्ट याद रखना है। अगर बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व की 3 कैटेगरियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है आपको कोर क्षेत्र, फिर होता है बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, है ना। इसके बाद मैप के माध्यम से पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो दोस्तों, आज इसके माध्यम से अगर देखेंगे मैप के माध्यम से, मध्य प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और लास्ट का कौन सा है और यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में पहले बायोस्फीयर रिजर्व की, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले बायोस्फीयर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी नाम सुनकर ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको क्लियर लोकेशन भी पता हो गया होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का देखा जाए तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 1350 मीटर सबसे ऊंचा है। और कहाँ पर है ये? होशंगाबाद में स्थित है ना। तो सबसे पहले बात की जाए मध्य प्रदेश के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अगर इसकी बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की, तो पहले नंबर मध्य प्रदेश का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था 1999 में। ये एस्टेब्लिशमेंट डेट है आपके दोस्तों, याद रखिएगा। ये स्थापना की गई थी पहले बायोस्फीयर रिजर्व की एमपी में। और इसके अलावा वही बात करें इसका यूनेस्को में कब शामिल हुआ था ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट तो हो चुकी थी 1999 में। लेकिन यूनेस्को जो प्रोग्राम चलाता है दोस्तों, आपको बता दूं कि यूनेस्को एक प्रोग्राम चलाता है MAB करके, और ये 1971 से चलाता आ रहा है। इसका मतलब एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाता है। इसके अंतर्गत इंडिया के अंतर्गत जो भी बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं वो इसकी सूची में लगभग कुछ शामिल किए जाते हैं। वैसे तो एक्चुअली अगर बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है,
लेकिन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल हैं दोस्तों। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और तीनों के तीनों MAB के अंतर्गत आते हैं, यानी यूनेस्को की सूची के अंतर्गत शामिल है ना। तो ये जो आपका शामिल किया गया था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये किया गया था आपका वर्ष 2009 में। ये विशेष रूप से फैक्ट याद रखना, पूछा गया है काफी एग्जामों में, है ना। तो वर्ष 2009 में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है दोस्तों। इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा एरिया वाला मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये पहला भी है और सबसे बड़ा भी है एरिया वाइज में। अगर बात की जाए तो 4981 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ से क्लियर कर रखना है कि आपका पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका होशंगाबाद में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1999 में। यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? 2009 में। और इसका एरिया क्या है? 4981 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की। अगर दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहीं देखिएगा अचानकमार अमरकंटक, इसका कुछ हिस्सा आपका सीजी यानी छत्तीसगढ़ में चला गया। अगर बात की जाए अचानकमार अमरकंटक जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, इसकी स्टेबलिशमेंट अगर स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्लियर करके रखिए। 2005 में स्टेब्लिशमेंट अगर ये MAB के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? यूनेस्को के प्रोग्राम के अंतर्गत। तो याद रखना है ये 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसके एरिया की अगर बात की जाए तो इसके सेकंड नंबर में आता है और सेकंड नंबर में स्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। तो याद रखिए ये इसका एरिया है आपका 3835 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको भूलना नहीं, विशेष रूप से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। तो पहला और सेकंड हमने कवर कर लिया। इसके बाद करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओवरऑल MP में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पहला क्लियर कर लिया, सेकंड कर लिया, अब करते हैं थर्ड नंबर। देखिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, देख पा रहे होंगे, नेशनल हाईवे 39 में स्थित है। अगर बात की जाए पन्ना नेशनल हाईवे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पर पर्यावास गिद्धों का पुनर्वास भी किया जाता है। इसके अलावा गिद्धों का संरक्षण केंद्र और सबसे अधिक यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी है, यहाँ पर रेंगने वाले जीवों के लिए, है ना। तो इसके अलावा अगर बात की जाए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। स्थापना की अगर बात की जाए तो ये 2011 में ये स्टेब्लिशमेंट किया गया था यूनेस्को की सूची में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया अभी एग्जाम में, क्योंकि 2 नवंबर 2020 को ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। जब कोरोना काल था तभी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2 नवंबर 2020 को, है ना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, करंट से रिलेटेड है। इसके अलावा इसके एरिया की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तीसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, उसका जो एरिया है दोस्तों याद रखिएगा 2998.98 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने तीनों जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्लियर कर लिया है। एक बार अगर क्लियर नहीं हो पाता तो वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके देखिए, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।